हाँ, तो भाई एक तो क्लास बनाना जानते हो, क्लास के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो, लेकिन ये जानते हो क्या है इसे बनाना। एक बेसिक सी बात ये जानते हो कि यार अगर कल को मेथड बनाना होगा तो कहीं भी मेथड नहीं बन सकता, कहाँ बन सकता है? क्लास के अंदर। ठीक है। अब कोड लिखना है, जावा डायरेक्ट कोड लिखने का ऑप्शन नहीं देता। डायरेक्ट जावा कहता है अगर आपको कोड लिखना है तो 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन, जो भी लिखना है आप एक मेथड के अंदर लिखें। ठीक है। तो मेथड बनाना आप जानते हैं, और एक चीज़ जानते हैं क्या? मेथड कॉल करना। जैसे यहाँ देखो हमने मेथड्स बनाए हैं कि नहीं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और क्या MET, ये 3 मेथड है, और एक मेन नाम का क्या है? चौथा मेथड है। टोटल कितने मेथड है इस क्लास के अंदर? 4 मेथड। इस क्लास के अंदर टोटल 4 मेथड। ठीक है। याद रखो मेथड क्यों बनाया जा रहा है? कोड लिखने के लिए। इसके पहले ये भी याद रखना, हमने आपको एक ऐसी लैंग्वेज दिखाई है जिसमें डायरेक्टली कोड लिख सकते थे। अगर हमें अपना नाम प्रिंट कराना हो तो हम लिख दें क्या? मैसेज बॉक्स राहुल, और रन करें। ये बस इतने से ही क्या होगा? मेरा नाम रन हो जाएगा, मेरा नाम क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। लेकिन यही चीज़ जावा से करवाना चाहोगे तो जावा ऐसे नहीं करेगा। जावा कहेगा भाई पहले क्लास बनाओ, फिर क्या बनाओ? मेथड बनाओ। मेथड के अंदर कोड लिखो, चाहे 1 लाइन लिखो, चाहे 2 लाइन लिखो, चाहे 50 लाइन लिखो, चाहे 100 लाइन लिखो, लेकिन जो भी लिखोगे मेथड के अंदर। एक बात ये आपको समझ में आई थी। इसके बाद आपको एक बात समझ में आई, एक ही मेथड के अंदर सारा कोड करना भी क्या है? सही नहीं। मान लो हमको, मेरे पास 50 काम थे। कितने काम थे? 50 काम थे। हमने क्या किया? 50 काम के लिए 50 हमने क्या किया? एक मेथड बनाया। भाई 50 काम के लिए कोड करना था। किसी लाइन के लिए 10, किसी काम के लिए 10 लाइन, किसी काम के लिए 12 लाइन, किसी काम के लिए 8 लाइन, ऐसे मेरे पास 50 काम थे। हम ऐसा भी कर सकते थे। आखिर में अंतिम में काम कौन करता है? कोड ही करता है ना। चलता तो क्या है? कोड ही। हम क्यों ना ऐसा करें, एक मेथड बनाएं, उसी मेथड के अंदर 50 काम को करने के लिए, जिसके लिए मान लो ऑन एवरेज 500 लाइन का कोड हमें लिखना था, हमने एक ही मेथड के अंदर 500 लाइन का कोड लिख दिया जो 50 काम करता है। करने को तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? जब भी भाई कोड तो डायरेक्ट चलता, ऐसा नहीं। अच्छा, क्या ऐसा कर सकते हो क्या कि मेरा कोड मेरे कोड में ये 2 लाइन चल जाए, बाकी ना चले? ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते हो कि तुम इससे बोलो, सोचो कि ये चले, जो सब्ट्रैक्शन है ये क्या हो, ये 1 लाइन चल जाए, बाकी 4 लाइन ना चले। ऐसा नहीं होता। जब चलेगा कोई भी मेथड तो उसके अंदर की सारी लाइनें चलेंगी। तब एक ही मेथड के अंदर अगर तुम 500 लाइन का कोड लिख दोगे तो पहली बात तो ये नुकसान होगा, जहाँ भी कॉल करोगे वो 50 काम आके करेगा। लेकिन हो सकता है हमेशा तुम्हें 50 काम की ज़रूरत न हो। नंबर 1 चीज़। नंबर दूसरी चीज़ देखो, उससे ज़्यादा ज़रूरी, जब एक ही मेथड के अंदर 500 लाइन का कोड होगा तो जब भी कोई दिक्कत आएगी तो तुम्हें उन 500 लाइन के बीच में जाके उस दिक्कत को क्या करना होगा? रिजॉल्व करना होगा। ध्यान से समझो, जो एरर आएगी उस एरर में रहेगा कि फलाने मेथड में दिक्कत आई है, फलाने मेथड में दिक्कत आई है, और अब तुम जाओगे फलाने मेथड के अंदर और वहां तुमने 50 काम को करने के लिए 500 लाइन का क्या लिख रखा था? कोड लिख रखा। अब तुम उन 500 लाइनों में दिक्कत ढूंढोगे ना, और फिर जाके उसे क्या करोगे? ठीक करोगे ना? बोलो। लाइन भी तो बता देगा। हाँ, लाइन भी बताएगा, लेकिन किस लाइन पे क्या दिक्कत है, इसकी वजह ये लाइन भी हो सकती है, इसकी वजह 20 लाइन पहले भी हो सकती है। तो इसलिए तुमको जो भी है एरर में आ जाएगा, फलाने मेथड में दिक्कत है, और वहाँ 500 लाइनों में जाके अपनी चीज़ को क्या करना है? तुम्हें ढूंढना है और रिजॉल्व करना है। दूसरी दिक्कत है ना। और तुमको मैनेज करने में भी क्या करना रहेगा? मान लो कल को तुमसे कहेगा उन 50 काम में वो फलाने जो काम है, जो 40वां काम था, उसमें जाके ये चीज़ थोड़ी बदल दो। तो अब फिर आके ढूंढोगे 40वां काम कहाँ है उस पूरे मेथड के अंदर।
और फिर बदलोगे। सोचो अगर समझदार होते तो क्या करते, 50 काम थे तो 50 मेथड बना देते अलग अलग। अरे 50 काम थे तो 50 का नाम एक ही था क्या? अब ऐसे तुमने क्या किया, 50 मेथड बना दिए, हर मेथड को एक नाम दे दिया, नाम भी वो दिया जैसा उसका काम है। ऐसा नहीं किया कि जो मेथड में 4 हैं जोड़ना और मेथड का नाम रखते हैं मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन। तो भैया किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। बस 4 महीने बाद देखो तुम्हें कुछ याद आएगा। तो इसलिए भाई अगर वो काम था 50 काम को हमने क्या किया होता, 50 काम के लिए अलग अलग ऐसे क्या बना दिया होता, मेथड बना दिया और उससे रिलेटेड उसके अंदर कोड लिख दिया। अब कोई कहता कि फलाने काम उसमें उस वाले काम में दिक्कत है नाम से, हम जाते उस मेथड के अंदर जाते, वहीं 5 लाइन 10 लाइन जो लिखे रहते वहीं दिक्कत को क्या करते, सॉल्व करते और बात खत्म हो जाती। बेवजह हम पूरे में घूमते नहीं। और नंबर 1 और नंबर 2 बात, अब जब 50 टुकड़ों में इसे क्या कर दिया है, बांट दिया है, तो उसको मैनेज करना भी आसान है। नंबर 1 चीज़। और नंबर 2 चीज़ कि मैनेज करना आसान है और प्लस जितनी मेरी ज़रूरत हो हम उतना कॉल करें। कभी हमें 10 की ज़रूरत है तो हमने किसको कॉल किया, 10 को किया। कहीं कभी ज़्यादा की है तो हमने किसको किया, ज़्यादा को किया, है ना। इसीलिए तो ये याद रखना, क्लास मेथड आपको यूज़ पता है मेथड बनाने का, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, प्रोग्रामिंग में हमेशा एक कुछ रूल्स हैं, उनको याद रखना है। और उसमें से एक रूल है डिवाइड एंड रूल। जो अपना वर्क है उसको छोटे छोटे चंक्स में, पार्ट्स में क्या करो, डिवाइड करो। तुम्हारे लिए मैनेज करना, यूज़ करना सब कुछ क्या होगा, आसान होगा, है ना। तो ये मेथड का कंसेप्ट है। और मेथड के अंदर ही क्या लिखते हो तुम, कोड लिखोगे। तो कोड में एक सबसे बड़ी बेसिक चीज क्या यूज करते हो, वेरिएबल। जब वेरिएबल होते हैं तो उनका क्या होता है, टाइप भी होता है। जब टाइप होता है तो टाइप वही टाइप का ही एक वो है क्या, डेटा टाइप। और वो अपने 8 थे आपने देखे। और वेरिएबल के बारे में और क्या बात थी, डिक्लेरेशन आपको समझना था, इनिशियलाइजेशन समझना था, और हाँ रीअसाइनमेंट या असाइनमेंट लिख देते हैं, चलो असाइनमेंट रीअसाइनमेंट, ठीक है। ये आपको समझना बस ना, इतना ही तो बताया गया था। और एक सबसे एक जरूरी चीज बताई गई, मेथड है, याद रखना सारे मेथड उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कोई कम इम्पॉर्टेंट है कोई ज़्यादा। सारे मेथड्स क्या हैं, जावा के लिए सब क्या है, बराबर है, सब मेथड है, सबके लिए क्या है, सेम रूल है। लेकिन बस ये याद रखना। अच्छा ये अब जरा ये भी सोचना शुरू करो, इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, रन करें, तो कैसे रन होता हो। एक सवाल उठता है कि रन कैसे होता होगा। तो याद करो सब लोग, आप लोगों से एक चीज इंस्टॉल करवाई गई थी, क्या, जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। जब आपने इसको इंस्टॉल किया था उसी टाइम पे आपके सिस्टम में एक चीज अपने आप आ गई थी जिसका नाम क्या था, JRE। इसका है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब जेडीके का काम क्या है, ध्यान से समझो। जेडीके का, जावा डेवलपमेंट किट का काम क्या है, जेडीके का काम है जो तुम कोड लिखते नहीं है, ये कोड लिख रहे हैं ना, अरे इक्लिप्स यूज कर ले रहा है, ऑटो कंपाइल हो रहा है, या जावा सी लिख के हम कंपाइल करवा लें, दोनों केस में क्या हो रहा है, कंपाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। दोनों केस में क्या हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, ठीक है। तो ये कंपाइल करने का काम जानते हो कौन करता है, यही जेडीके करता है। ये कंपाइल वंपाइल करने का काम कौन करता है, जेडीके करता है, याद रखना इस बात को। लेकिन रन करने का काम जेडीके नहीं, क्या करता है, JRE। कितना अच्छा नाम रखा है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण या माहौल,
रन करना मतलब रन करना है ना, जावा मतलब जावा को रन करने के लिए वातावरण या माहौल तैयार करता है कि भाई जावा रन होगा तो ऐसे हवा में थोड़ी रन होगा। तो उसके लिए जो अरेंजमेंट्स हैं सब कौन करता है, जेआरई करता है। एक बात आज से और जानो, सपोज करो हम जावा के प्रोग्रामर हैं, तुम जावा के प्रोग्रामर नहीं हो, हमने अपने सिस्टम पे कोड लिखा। क्या लिखा, जावा में कोड लिखा। जावा में कोड किस लिए लिखा, मान लो जावा में कोड लिखा कि जीमेल पे और इन सब पे क्या कर ले, वो लॉगिन कर ले, सारा काम ऑटोमेटिकली कर ले। वो कोड हमने कहाँ लिखा, अपने सिस्टम में जावा पे लिखा। फिर उसको हमने जावा सी या इक्लिप्स यूज़ कर रहे थे तो उसके बाद क्या किया, कंपाइल कराया। तुम्हें पता है डॉट जावा फाइल जब कंपाइल होती है तो क्या बनती है, डॉट क्लास फाइल। और वो डॉट क्लास फाइल हमने तुमको मेल पे भेज दी, व्हाट्सएप पे भेज दी या पेन ड्राइव में दे दी। तुमने लगा वो उठाया, पेन ड्राइव लगाई, वो डॉट क्लास फाइल अपने सिस्टम पे क्या कर ली, कॉपी करके पेस्ट कर दी। अब तुम इसको रन करना चाहते हो उसी, भाई अच्छा तुम्हें बताओ, चलता तो कंपाइल्ड कोड ही है ना, जानते हो क्या होगा, तुमको अपने सिस्टम पे चलाने के लिए तुम पहले चलाओगे तो तुम्हारे सिस्टम पे चलेगा नहीं, कहेगा जावा कहाँ। तुम हमें फ़ोन करोगे कि मेरे सिस्टम पे चल नहीं रहा है, हमने कहा, हम कहेंगे पहले जावा इंस्टॉल करो, और जावा भी नहीं बोलेंगे, हम स्पेसिफिकली बोलेंगे जेआरई इंस्टॉल करो। तुमको सिर्फ प्रोग्राम को अपने सिस्टम पे चलाने के लिए जेआरई की ज़रूरत है, तुम्हें जेडीके की ज़रूरत नहीं है। जेडीके की ज़रूरत उसे होती है जो डेवलपर होता है, जो प्रोग्रामर होता है, जो कोड लिखता है फिर कंपाइल करता है ना। अगर किसी के पास कोई, मान लो हमने 100 क्लासेस बनाई, हजारों ढेर सारा काम किया, कोड लिखा, उस कोड को कंपाइल कराया, कंपाइल करने के बाद जो डॉट क्लास फाइलें बनी वो हमने तुमको उठा के दे दी। तुम्हें अपने सिस्टम पे चलाने के लिए किसी जेडीके की ज़रूरत नहीं है, तुमको सिर्फ क्या चाहिए, जेआरई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रन करना किसका काम है, जेआरई का। हाँ बोलो। जेडीके जब डाउनलोड करते हो, भाई देखो जब कोई बंदा कोड लिखेगा, कंपाइल कराएगा तो चला के देखेगा नहीं कि मेरा कोड सही काम कर रहा है गलत। तो इसीलिए जब जेडीके इंस्टॉल करते हो तो जेआरई उसके अंदर ऑलरेडी रहता है, लेकिन जेआरई जब डाउनलोड करोगे तो सिर्फ जेआरई आएगा, जेडीके नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अब तुम कोड नहीं कर सकते। देखो जावा का डेवलपर प्रोग्रामर है ना, वो नहीं करेगा क्या, वो डेवलपर हो प्रोग्रामर हो, वो जेआरई नहीं रखेगा, वो जेडीके रखेगा, जेडीके और जेआरई दोनों रखेगा। और नॉर्मल एक ऐसा, जैसे अच्छा ये भी है, मान लो हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर बनाए, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद तुमको दिए और वो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया जावा में, ठीक है। तो जब तुमको सॉफ्टवेयर देंगे ना, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने जाओगे तो इंस्टॉल नहीं होगा, वो कहेगा अपने सिस्टम पे पहले जेआरई डालो, वो जेडीके की बात नहीं करेगा। तुम तो यूज़र हो ना, जेडीके किस, इसलिए देखो कितना अच्छा नाम है, जावा डेवलपमेंट किट। ये वो किट है जिसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो जावा में डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, कोड लिखने के लिए चाहिए। आई बात समझ में? हाँ हाँ हाँ, और लाइब्रेरीज नहीं। अब देखो जेआरई है, जावा कितने काम करता है, जावा के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं, जावा का यूज सैकड़ों फील्ड में हो रहा है। तो अपने अपने हिसाब से चीज़ें लोगों ने बनाई है ना, उसी को क्या बोल रहे हैं ये लोग, लाइब्रेरी बोल रहे हैं। तो लाइब्रेरी के लिए कुछ नहीं है, अभी तो तुम लोग देखोगे आगे जो कुछ काम करने के लिए, समझ रहे हो, जैसे जेडीके इंस्टॉल करते हो ना, कभी जेडीके इंस्टॉल करते हो, जेआरई के अंदर जाओगे तो ढेर सारी जार फाइलें दिखाई देंगी, आगे बताएंगे जार फाइलें क्या होती हैं। तो वो क्या है, लाइब्रेरीज है। सिंपली ये मान के, वो सब भूल जाओ, अभी इतना मान के चलो, जेआरई का नाम क्या है बताओ, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये रन करने के लिए उसी टाइम पे इन्वायरमेंट बनाता है। तुम्हें लगता है ना, जैसे देखो अभी हम आए इसको और ऐसे रन बटन पे क्या कर दें, देखो पहले जेआरई बंद पड़ा बैठा था, लेकिन जैसे ही तुम रन किए हो, कितना सेकंड में रन हुआ, शायद आधा सेकंड लग रहा है, लेकिन इस आधे सेकंड में जेआरई उठ रहा है, जेआरई चल रहा है, और जेआरई ही इसको सब कुछ दे रहा है जो इस क्लास को रन करने के लिए चाहिए। भले वो काम तुम्हें लग रहा हो कि आधे सेकंड में हो रहा है। अभी ये भी पहले तो जेडीके कंपाइल करेगा ना, जैसे ये ऑलरेडी कंपाइल्ड है ना, जिसे कंपाइल करके रखे हो,
उसके बाद रन चाहे 100 बार करो चाहे 200 बार करो। इसलिए सर जेडीके यूज नहीं करता, मतलब कंपाइल करने। देखो तुम्हारे सिस्टम जैसे इक्लिप्स तुम यूज़ कर रहे हो ना, जब तुम इक्लिप्स यूज़ करते हो तो इक्लिप्स यूज करने की पहली शर्त क्या है मालूम है? तुम्हारे सिस्टम पे जेडीके होना चाहिए, तभी तो इक्लिप्स तुम्हारे सिस्टम पे आता है। तो उस इक्लिप्स भाई एक सॉफ्टवेयर अलग से डाले हो ना, इक्लिप्स जेडीके से भी, अब जेडीके को भी जानता है और जेआरई को। तुमको लगता है ना ये डॉट जावा फाइल है, हम तो डॉट जावा फाइल रन कर रहे हैं, जो कोड ये नहीं रन हो रहा है। हमने एक बार ये दिखाया था क्लास में ना कि जब किस प्रोजेक्ट में है हम, ये किसी भी प्रोजेक्ट में हो तो जैसे एक एसआरसी फोल्डर होता है वैसे ही क्या होता है, जैसे एक एसआरसी फोल्डर होता है वैसे ही क्या होता है, बिन फोल्डर होता है। जो कुछ यहाँ लिखते हो वो सब कुछ अपने आप कंपाइल होके बिन में जाता रहता है, कंपाइल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तुमको लग रहा है ना कि तुम इस क्लास को रन कर रहे हो जो एसआरसी के अंदर है, फलाने क्लास, जैसे एसआरसी के अंदर क्लास है ना, मान लो ये क्लास हम ओपन कर रहे हैं, तुम्हें लग रहा है मैथ प्रैक्टिस डॉट जावा रन हो रहा है, नहीं, एसआरसी ये काम कौन कर रहा है? इक्लिप्स। अरे भैया हम पागल थे कि 200-250 MB का अपने इस सिस्टम पे इक्लिप्स नाम का क्या किए सॉफ्टवेयर रखे हैं ना, वो यही सब करने के लिए तो है कि भाई जो लिखते जाओगे कंपाइल करते रहो, यही नहीं सैकड़ों और काम करने के लिए इक्लिप्स बड़ा परफेक्ट है, तभी तो यूज़ कर रहे हैं लाखों लोग। ठीक है, इक्लिप्स के पास अपना खुद का कंपाइलर नहीं है, तो वो जेडीके में यूज करते हैं। अरे यार भैया अपना अच्छा रख ले, इक्लिप्स अपना कंपाइलर रखेंगे, अपनी लैंग्वेज बनाएंगे तो क्या करेंगे? तो हम फिर उसको जाके सीखेंगे। जो चीज़ दुनिया में चल रही है ना वही बनाओगे ना। अब तुम कहो कि भाई गाड़ी का टायर क्यों बना रहे हो, अपना टायर क्यों नहीं? अपना टायर बना के वो करेगा क्या? चाहिए तो उसे वही सामान जो वहाँ क्या हो रहा है। इक्लिप्स की फिलॉसफी भाई देखो, बनाने को बना दे, कंप्यूटर में कुछ भी बनाना आसान मुश्किल नहीं है, बनने को कुछ भी बन सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई लोग ऑलरेडी दूसरी चीज़ यूज कर रहे हैं, तुम्हारा क्यों यूज करें? जैसे जावा लैंग्वेज है भाई, अब इक्लिप्स का हम अपनी लैंग्वेज बना लेंगे, अपना कंपाइलर बना लेंगे, भैया बना लो, कौन मना किया? लेकिन इक्लिप्स कह रहा है कि हम कहाँ से ले, हम इसका प्रचार क्यों करेंगे? उसको समझ रहा है मेरा बिजनेस ये नहीं है, मेरा बिजनेस है कि कैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस को चलाने के लिए हम अपने पास से क्या दें, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। भाई तरह तरह के लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं कि नहीं दुनिया में भी, भाई कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, वैसे तो नहीं सोच सकते ना कि वो काम क्यों नहीं कर ले, यही काम वो भी क्यों नहीं कर ले रहा, क्योंकि उसकी इसमें एक्सपर्टाइज है, वो इसलिए ये काम कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। सारी चीज़ें जुड़ के एक साथ क्या करती हैं, काम करती। वैसे यहाँ पे है ना, तो भाई ये कंपाइलर और सब सारी चीज़ें जावा ने पहले ही बना के रखी है ना। भाई जावा लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो जावा का ही कंपाइलर तो यूज करो, है ना। तो हम लोग कहाँ थे? तो यहाँ यही बता रहे थे कि हाँ जेआरई, भाई याद रखना। अच्छा अब ये बताओ जेआरई का काम क्या है? जेआरई का काम है, ये सुनो, जेआरई का काम है जेवीएम बनाना। जेवीएम क्या है? जेवीएम का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। जो तुमको लगता है ना आधे सेकंड में रन हो गया, आधे सेकंड में बड़ी कहानी होती है। सबसे पहले जेआरई उठता है और जेआरई बनाता है क्या? जेवीएम या जावा वर्चुअल मशीन। अब तुम्हें लगेगा ये जावा वर्चुअल मशीन क्या है, तो पहले तो ये जान लो, अपने कंप्यूटर के लिए हम लोग भी यही वर्ड यूज करते हैं अक्सर, मशीन। अक्सर तुम देखोगे कंपनीज में लोग बात करते रहेंगे, कहेंगे मेरी मशीन में इशू है। वो अपने घर की किसी मशीन के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो मशीन का मतलब किसकी बात कर रहे थे? लैपटॉप मशीन। हम लोग वर्ड ये भी आपस में यूज करते हैं, क्या? मशीन। जावा वर्चुअल मशीन, तो ये विंडोज़ का जो लैपटॉप चल रहा है ये भी क्या है? मशीन है। और जावा वर्चुअल मशीन का मतलब जानते हो? सबसे पहली बात समझना, जावा का प्रोग्राम, जावा का जो प्रोग्राम तुम रन करते हो वो तुम्हारी मशीन पे नहीं चलता। तुम कहोगे सर तब किस मशीन पे चलता है? तो ध्यान से सुनो, जब तुम जावा को रन करते हो तो जेआरई आता है। जेआरई बनाता है क्या? जावा वर्चुअल मशीन। उसी मशीन के ऊपर वो अपनी मशीन तैयार करता है और आपके प्रोग्राम को उसी मशीन के ऊपर क्या करता है? रन करता है। और इसी जावा वर्चुअल मशीन पे आपका जो प्रोग्राम है
रन करता। अरे यार बताओ, कोई चीज़ चलने के लिए, कोई सॉफ्टवेयर चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ना, एक कुछ चाहिए ना, एक मशीन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ध्यान से देखो, जावा भी यही करता है। देखो, अच्छा इसके पहले एक कोड हम लिखते थे ना वीबी स्क्रिप्ट में, और उसको बस क्या करते थे, डबल क्लिक करते थे और वो क्या होता था, चल जाता था ना। याद रख लो, जो वीबी स्क्रिप्ट लैंग्वेज थी ना, वो मेरे मशीन पे चल रही थी, वो जावा पे वो वो इसी मेरी मशीन पे चल रही थी, लेकिन जावा मेरी मशीन पे नहीं चलती। सबसे बड़ी बात याद रखना, अगर जावा के प्रोग्राम को तुम्हें लग रहा है ना यार कि अरे सर जी तूने रन कर दिया, सेकंड के 10वें हिस्से में क्या हो गया, रन हो गया, तो लेकिन याद रख लेना, सेकंड के 10वें हिस्से में जेआरई उठा है, उसने आपके इसी सिस्टम पे एक नया सिस्टम बनाया है, नई मशीन बनाई है। तुम कहोगे सर मशीन बनाई है, सिस्टम बनाया, कहाँ से पाया? तुम्हारी रैम में से ही, रैम है ना तुम्हारी, अरे 8 GB, उसमें से 2 GB रैम काट ली, थोड़ा सा हार्ड डिस्क ले लिया, थोड़ा सा CPU ले लिया, सब आप में से ही चुराया और अपनी मशीन आपके सिस्टम पे बनाई, और उसके ऊपर इस प्रोग्राम को क्या किया, रन किया। भले वो सेकंड के 10वें हिस्से में आपको लग रहा है हो रहा है, लेकिन काम हर बार इतना हो रहा है। जब भी रन करते हो क्या होता है, जेआरई आता है, जेआरई क्या बनाता है, जेवीएम बनाता है, और जेवीएम के ऊपर आपके प्रोग्राम को क्या करता है, रन करता है। प्रोग्राम बंद हो गया, जेवीएम के पास कोई काम नहीं, जेवीएम भी शांत होकर क्या होता है, बैठ जाता है, बंद हो, जो मशीन बनी थी वो मशीन क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये हर बार होता है जब भी तुम रन करो। है तो देखो सॉफ्टवेयर ना, हाँ। वीबी स्क्रिप्ट का भी सॉफ्टवेयर था, बस वो इनबिल्ट था, पहले से विंडो में दिया हुआ था, और ये बाहर से हमने दिया है, तो वो भी वही काम करेगा जो ये कर रहा है। काम तो देखो, काम, हाँ देखो, काम तो दुनिया की हर लैंग्वेज लगभग हर काम करती है। ऐसा नहीं है कि कोई ये काम करेगा या कोई वो काम नहीं करेगा, बात ये है ही नहीं भाई। दुनिया की हर लैंग्वेज हर काम करती है, लेकिन फिर भी लोग अपने अपने हिसाब से कुछ लैंग्वेजेस को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, और क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और हाँ, जो तुम कह रहे हो ना ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो याद रखना जो विंडो वो है वीबी स्क्रिप्ट है, वो आपके सिस्टम पे ही चलती है, आपकी मशीन पे चलती है, लेकिन जावा आपकी मशीन पे एक नई मशीन बनाएगा, उसके ऊपर आपके प्रोग्राम को चलाएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है जानते हो? यही वीबी स्क्रिप्ट का कोड था ना, यहाँ तो बड़े खुश होकर डबल क्लिक कर रहे थे, उछल के चलने लग रहा था। वो कोड लाइनक्स पे नहीं चलेगा, वो कोड मैक पे नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जानते ही नहीं कि वीबी स्क्रिप्ट किस चिड़िया का नाम है। समझ रहे हो? और अगर जान भी जाए तब भी वो इसको नहीं चला पाते, वो इसी इसके ओएस के अंदर ही क्या है, इनबिल्ट है। अब जावा की अच्छी बात दिखे, हम यहाँ प्रोग्राम किए किसमें, कि कौन सी मशीन है मेरे पास, विंडोज़ ना, कोड को कंपाइल कराया, कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल तुमको हम दे देंगे, और तुम्हारे पास सिस्टम है किसका, एप्पल का, मैक है, तुम मैक पे भी चलाओगे ना, चलेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिस्टम पे नहीं चलता। जावा जहाँ भी चलता है अपना सिस्टम खुद बनाता है, और उसके ऊपर चीज़ों को क्या करता है, रन कराता है। हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया जाना चाहिए, 10 मिनट रुके भैया, 10 मिनट रुके। हाँ भैया, क्या बता रहे थे? ये ही तो सबसे अच्छी खूबी है। इसीलिए जावा के बारे में एक बात याद रखना, एक वर्ड बार बार चलता है। या यहाँ क्यों लिखें ये भाई, ये हर जगह मिलेगा। जहाँ जावा के बारे में एक बात, जहाँ इंट्रोडक्शन लिखे हो वहाँ लिखा होगा जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म का मतलब वही ऑपरेटिंग सिस्टम, यही आपकी मशीन, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जावा चलती है। इस पे कोड करो, उस पे चलाओ, फिर इस पे चलाओ, इस पे कुछ भी करो, जावा हर जगह क्या होगा, काम करेगी। क्यों? क्योंकि जावा आपके सिस्टम पे चलती ही नहीं है, वो तो अपनी सेपरेट व्यवस्था करती है कि भैया हम आपके सिस्टम पे क्या करेंगे, खुद की मशीन बनाएंगे, उसके ऊपर चलाएंगे। तो आपके ओएस पर से डिपेंडेंसी ही क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ये इसी वजह से आता है।
किट आता है वैसे VBScript का अपना किट जो कि हम ऐप में इंस्टॉल करते हैं नहीं आता, नहीं आता, उनको ज़रूरत ही नहीं है। वो VBScript को माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है, अपने लिए बनाया है अपने, और माइक्रोसॉफ्ट अपनी चीज़ दूसरे को क्यों देगा? हर आदमी चाहेगा ना कि भैया VBScript तुमको यूज़ करने की मजबूरी है तो तुम आके क्या करो, VBScript तुम्हें यूज़ करने की मजबूरी है, ज़रूरत है तो आओ पहले मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदो तब तुमको वो चीज़ मिलेगी। भाई कोई एक कंपनी है वो क्यों ऐसे थोड़ी नहीं देगा, और माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स थोड़ी थी, ये तो जावा या ऐसी कुछ लैंग्वेज कंसेप्ट के साथ आई ही थी कि हम जो कोड लिखेंगे सबको बता देंगे, सबको दे देंगे, जो मन करे जिसका जो चाहे जैसा यूज करे। इनकी फिलॉसफी अलग है ना। तो याद रखना ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। और याद रखना एक लैंग्वेज C# है ना, C# है, इसका भी डेवलपमेंट किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट वालों ने किया है, ठीक है। तो डिफरेंट हर एक उस पर ही चलने में इसको भी क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। इसी वजह से और जावा जो है हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह क्या होती है? परफेक्टली चलती है। क्लियर है ये? अब याद रखना जब तुम रन करते हो, अच्छा अभी तुमने रन किया तो रन होने ये किसके पास गया? JRE है, मतलब JRE क्या? JVM पे चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, JRE के JVM की है, JVM की या JRE की जिम्मेदारी है इसको चलाने की। तो अब एक बात याद रख लो, JRE या JVM जो भी है, इस क्लास को कहोगे ना उससे कि लो चला दो, तो वो पूरी क्लास में भले 500 मेथड लिखे हो, वो किसी को नहीं जानता। वो एक ही मेथड को पहचानता है जिसका नाम क्या है? मेन है। तभी तो देखो, अगर हम ये मेन मेथड उड़ा दें और चलाने की कोशिश करें तो कहेगा भैया नहीं चलेंगे, मेन नहीं मिला। क्योंकि JRE दुनियादारी जानता ही नहीं, JRE एक ही बात जानता है, अगर हमें एक क्लास तुम दे रहे हो कि लो भाई इसको क्या करो, चला दो, तो हम ढूंढेंगे उसके अंदर मेन मेथड कहाँ है और मेन मेथड को ही हम क्या करेंगे? चलाएंगे। उसके अंदर जो कॉल होगा वो चलेगा, या उसके रास्ते में जो आएगा वो क्या होगा? चलेगा, जो नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। सीधी सी बात है। क्लियर है ये बात? सर अगर हम सब कुछ चलाना चाहें तो मत चलाओ, या तो फिर जाओ JVM के अंदर ही क्या करो, JRE के अंदर ही क्या करो, चेंजेस करो। तो इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? वो इतना ही तो कह रहा है कि मेथड का नाम मेन रख लो। वो इसलिए ऐसा क्यों कहा? वो कहा भैया JRE का हमें चलाना है, और ऐसा थोड़ी ना JRE मेरे लिए ही सिर्फ आया है, JRE को तो लाखों लोगों को चलाना है ना। अब सब लोग कहोगे हम ये वाला चलाना चाहते हैं, हम वो वाला चलाना चाहते हैं, JRE 1 लाख कॉपी अपनी थोड़ी बनाएगा। JRE कह रहा भाई सबको, या जावा कह रहा है सबको यूज़ करना है, तो भैया कुछ बात मेरी भी तो मानोगे। हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम मेथड नहीं बना सकते हो, बनाओ 500 मेथड, लेकिन एक मेथड जरूर बनाना जिसका नाम क्या रखना? मेन। हम भाई अब एक कॉमन बात है सबके लिए, तो जावा वालों को भी टेंशन नहीं है कि भाई मेन रहेगा तो हम चलाएंगे। वो जाता है बस आपकी क्लास में ढूंढता है मेन मेथड कहाँ, जैसे ही मिल। अब ऐसे थोड़ी नहीं, ये नहीं रन होंगे, ये नहीं रन। भाई अगर आपको ज़रूरत है इनकी तो कौन मना किया है? मेन मेथड में क्या कर लो, इनको कॉल कर लो ना। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेन मेथड में ही इनको कॉल। तुम तो देखे हो ना पिछली क्लास में हम सारे रूल्स लिखे थे, एक मेथड दूसरे मेथड को क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है। लेकिन हाँ बस इतना समझना है, रन कौन करेगा? JRE या JVM। वो रन की शुरुआत कहाँ से करेगा? मेन मेथड से। अब मेथड चलाता जाएगा, जिसका जिसका नाम रास्ते में आएगा उसको उसको कॉल करेगा, जिसका नहीं आएगा उसका नहीं करेगा। और भैया किसका नहीं आएगा? जिसका तुम चाहते होगे कि ना चले उसका नाम नहीं लिखोगे, जिसको चाहते होगे चले उसका नाम लिखोगे। यही तो करोगे ना। तो तुम्हारी मर्जी के हिसाब तो हो रहा है, जो चाह रहे हो चले वो चल रहा है, जो नहीं चाह रहे हो न चले वो नहीं चल रहा। तुम्हारा मन करे सब चलाने को तो सब कॉल कर दो, सब चलेगा। लेकिन हाँ उसमें भी लास्ट क्लास में बात बताई थी ना, ऐसा मत कर देना मेथड A कॉल करे B को और B कॉल करे A को, तो उसी में क्या होगा? फंस जाएगा ना। तो अब क्लियर है ये चीज़ें सारी? तो भैया ये कोड करो, सिंपल सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल कोड तो है नहीं। अच्छा तो ये तो हो गया आपका मेथड्स के बारे में। तो भाई देख लो टॉपिक वाइज तुमको पता है चीज़ें क्या हैं, बस इतना ही देखना था तुमको, और तो कुछ है नहीं। डेटा टाइप बताई है, एक चीज़ और बताई है क्या? स्ट्रिंग। ये डेटा टाइप नहीं है,
जब भी कुछ नाम, एड्रेस, कोई ऐसी चीज़ यूज करनी होगी जिसको देखो। अच्छा सर जैसे क्वेश्चन होता है हाँ, कि क्लास हम क्यों बनाते हैं, सर उसको कैसे बताएंगे? क्लास क्यों बनाते हैं? अब बिल्कुल अभी आगे बताएंगे, अभी तो आपको एकदम नहीं समझ में आएगा क्लास क्यों बनाते सर हैं। इनको पीछे आके पूछ रहे थे कि क्लास नेम क्या होता है। हाँ तो सही है, तो उनको बताओ भाई। हम कहाँ मना कर रहे हैं, उन्हें मत बताओ। सर कहाँ से बताए जब बताए थे बनाए थे। तब उनसे कहो बताएं हैं? हाँ यार देखो हमें नहीं पता, देखो वो जो बताना है बताएंगे, जो हम बताना है हम बताएंगे। वो क्या बता रहे हैं हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग, हाँ तो तुम अच्छे सही बात है, पूछ भी रहे थे तो तुम्हें जरूरी नहीं तुम डेफिनेशन बताओ ना, तुम ये तो बता सकते थे ना क्लास क्यों बनाते हैं। तो बताओ क्योंकि हमें कोड लिखना है, कोड लिखना है तो मेथड बनाना है। और जावा में इतनी बात एक सीखे हैं कि मेथड बनाएंगे तो क्या होगा, मेथड बनाएंगे तो किसी क्लास के, तो जो पता है ना, ठीक है, जो प्रैक्टिकली तुमने किया है तुम्हें वही बताना, ठीक है। अच्छा ये देखो, ध्यान से सब लोग इसको देखना। पहले तो ये देखो, इस x में और इस x में क्या अंतर है। देखो इसमें डबल कोट्स के अंदर है, इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर नहीं है। कोई चीज़ डबल कोट्स के अंदर नहीं है तो वो क्या है, और अक्षर में है तो वो चीज़ क्या है, वेरिएबल है। और याद रखना वेरिएबल के पास हमेशा कोई ना कोई क्या होती है, वैल्यू होती है। अगर तुम इसको लाइन नंबर 25 जब चलेगी तो x प्रिंट करेगा तो x नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, y। लेकिन अगर डबल कोट्स में x लिख दोगे तो भैया ये वेरिएबल नहीं है, ये सिंपल सा एक शब्द है x, तो क्या प्रिंट होगा, x प्रिंट होगा। तो ये तो पता है ना भैया, वेरिएबल कभी डबल कोट्स में नहीं होता, ठीक है। डबल कोट्स जो होता है उसे क्या कहते हैं? इसे स्ट्रिंग बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग का मतलब जो है वो है, x मतलब x। अगर यहाँ डबल कोट्स के अंदर हम जो लिख दें यार, तो जो लिखा है वही आएगा। अब यहाँ वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख दें, और भले ही यही प्रिंट करा दो यहाँ, भाई ये नाम रख दो वेरिएबल का और प्रिंट करा दो, तो यहाँ प्रिंट क्या होगा, y। ये देखना, ध्यान समझना, ये वैल्यू है और ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल। और ये जो दिख रहा है इतना बड़ा सा x h j d s जो भी है, ये वेरिएबल का क्या है, नाम है। और उसकी जो वैल्यू है वो एक अक्षर की भी हो सकती है, हजारों अक्षर की भी हो सकती है। तो पहचानना, देखो याद रखना, वेरिएबल जो होगा हमेशा ऐसे होगा, कभी डबल कोट्स के अंदर नहीं होगा। और उसका नियम है, तुम्हें पता है ना, पहले डिक्लेयर करना है, फिर इनिशियलाइज करना है, इसके बाद ही जो करना है वो आप करो, ठीक है। अच्छा जो ये प्रिंट कर रहे हो ना, इसे बोलते हैं वेरिएबल को क्या करना, यूज करना। भाई इसमें तो वैल्यू डाल रहे हैं ना, और फिर यही वैल्यू हम दिखा रहे हैं, तो तब तो इस्तेमाल किए। इस्तेमाल हम कब किए, जब उसको क्या किए, पहली बार वैल्यू डाले, डालने के बाद जब प्रिंट कराए तो हमने क्या कर लिया, उसका इस्तेमाल कर लिया। क्लियर है ये? चलो, तो ये आपका क्या हो गया, क्लास का पता हो गया आपको, मेथड्स का पता है और मेन मेथड का पता है। और आपको पता है कि मेन मेथड्स में मेथड्स होते हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है ना, हमने ये भी बताई थी एक बात कि इंट प्लस इंट क्या होगा, है ना, हाँ, इंट प्लस स्ट्रिंग क्या होगा, बताया था ना, ये कंसेप्ट भी बता दिया था। तो ये बेसिक चीज़ें आपकी जो थी, मान के चलिए आपको इतनी चीज़ें ही तैयार करके रखनी है,
चलो ABCD नाम रख दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबको ये बात समझ में आती है कि नहीं? एक ही वेरिएबल में हम चाहें तो बार बार वैल्यू डाल सकते हैं। तो आज बड़ी ध्यान से चीज सुनो कि ये जो अच्छा, ये लाइन नंबर 20 चलेगी तो क्या होगा बताओ? लाइन नंबर 20 चलने के बाद क्या होगा? 50 तो 22 नंबर पे बात लिखी है ना, जब 20 है तो 20 की बात करो। लाइन नंबर 20 चलेगी तो क्या होगा? 5675 आएगा। कहाँ पे? H पे, यही है ना। तो पहले तो ये चीज़ थोड़ा सा अब हम लोग आज अपने आप को करेक्ट करते हैं बोलना। अच्छा ये बताओ, जानते हो जब लाइन नंबर 20 चलेगी तो यहाँ वैल्यू का नाम क्या है? 5675। जानते हो ये जो 5675 है ये कहाँ जाएगा? कितनी मेमोरी लेगा? 4 बाइट मतलब 32 बिट रैम में जाके जगह लेगा, वहीं पे रखेगा किसको? 5675। क्लियर है इतना? ठीक है। इसके बाद और H के पास तब क्या आएगा? ध्यान से समझना, पहले याद रखना, किसी वेरिएबल के पास वैल्यू नहीं आती। जैसे अभी हम लोग लिखते हैं ना, जैसे G बराबर लिखा है 54,546, तो तुमको लगेगा, तो हम लोग बोल देते हैं कि G में क्या पड़ा है? 54,546 पड़ा है। ये गलत स्टेटमेंट है। याद रखना, 54,546 कहाँ जाएगा? आपके रैम में जाएगा, जहाँ अरबों बाइट है वहाँ से 4 बाइट लेगा, वहाँ पे 101 मतलब वही लाइट जला बुझा के किसको रखेगा? 54,546 को। और रैम देखो कितनी बड़ी है, रैम समझो ये है, समझो ये पूरी रैम है। ये जो पूरा दिख रहा है आपको, पूरा क्या है? ये रैम है। और इस रैम में मान लो इस रैम में चलो ऐसे मान लो ये 8 एक बाइट के हैं ये 4 खाने। कितने? 4। वैसे तो जानते हो 32 बिट होते हैं ना। ये मान के चलो इसने क्या किया, इस तरह से 32 बिट लिए और उसके अंदर रखा किसे? 54,546 को। अब ये रैम इतनी बड़ी है ना, जल्दी कम रहा है, एक सेकंड, क्या एक्टिवेशन फेल हो गया है? देखो रैम इतनी बड़ी है ना, इसमें मान लो अरबों खाने। इन अरबों खानों में ये देखो 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके कहीं 32 खानों में वो 54,546 रखा है। इसी में सब कुछ है। तुम अगर YouTube बगल में चलाए हो तो इसी रैम में क्या है? तुम्हारा YouTube भी चल रहा है, तुम्हारा Google Chrome भी चल रहा है, तुम्हारी फिल्म भी चल रही है, सब कुछ इसी सिस्टम के इसी रैम पे हो रहा है। और इसी रैम पे ये तुम्हारा 54,546 भी गया है। जानते हो H के पास या G इस वेरिएबल के पास जानते हो क्या रहता है? रैम में वो 54,546 कहाँ है उसका एड्रेस या पता रहता है G के पास। वेरिएबल के पास वैल्यू नहीं होती। वेरिएबल के पास क्या होता है? हाँ, वैल्यू का एड्रेस होता है। जैसे तुम सोचो, हम लोग क्या देते हैं, तुम लोग क्या देते हो ना, मेरे कह सकते हो हम कह सकते हो तुम्हारे पास घर है। तुम्हारे पास घर है का क्या मतलब है? क्या तुम अपने हाथ में लेके अपना घर चल रहे हो या जेब में रखे हो? नहीं, दुनिया में बहुत ढेर सारे घर हैं, उसमें तुम्हारा भी घर है, तुम्हें उसका क्या पता है? एड्रेस पता है। सेम वही चीज़ यहाँ होती है। वेरिएबल के पास वैल्यू नहीं होती।
वेरिएबल के पास वैल्यू का क्या होता है, एड्रेस होता है। और नियम सुनो, लाइन नंबर 21 चलेगी ना, देखो लाइन नंबर 19 चलेगी तो 54,546 कहाँ गया, रैम में उसका एड्रेस किसके पास आया, जी के पास, ठीक है, जी के पास है। लाइन नंबर 21 चलेगी तो 5,675 जाएगा कहाँ, रैम में। 54,546 का कुछ बिगड़ेगा नहीं, 54,546 का कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि वो भी रैम में पड़ा है और उसका एड्रेस किसके पास है, जी के पास। 5,675 जाएगा रैम में और उसका एड्रेस किसके पास आएगा, एच के पास। क्लियर है। ऐसे ही लाइन नंबर 22 खाली है, 23 चलेगी, 23 चलेगी, फिर रैम में बनेगा क्या, 4,567। ये भी कितना लेगा, 4 बाइट ही लेगा, 4 बाइट के अंदर रखेगा क्या, 4,567। और रखने के बाद अच्छा याद रखना इस बात को, 5,675 का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो रैम में, जहाँ रैम में करोड़ों अरबों बाइट खाली है ना, उसमें 5,675 भी कहीं पड़ा है, उसका एड्रेस किसके पास है, एच के पास। 4,567 भी उसी रैम में कहीं जाएगा, सेट हो जाएगा 32 बाइट लेके, और उसका एड्रेस भी किसके पास आएगा, एच के पास। तो अब एक नया रूल याद रखना है, एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू का एड्रेस ले सकता है, 2 का नहीं। तो जानते हो क्या, जब उसे नई वैल्यू का एड्रेस मिलता है ना, तो पुराने वाले का एड्रेस क्या करता है, छोड़ देता है। तभी तो याद करो, हम दिखाए भी थे ना, अगर हम h को यहाँ प्रिंट करा दे तो क्या प्रिंट होगा, 5,675 की 4,567, 4,567 ना। क्यों, क्योंकि इसी h को 5,675 का एड्रेस मिला, ले लिया, हाँ ठीक है, अब हम तुमको पहचानते हैं। अगर यही सेम लाइन जो लाइन नंबर 24 पे लिखा है, यहाँ लाइन नंबर 22 पे डाल दिया जाए, तो बताओ क्या प्रिंट होगा, 5,675 प्रिंट होगा। क्लियर है। हेलो, हाँ बस आओ तो तुरंत 5 मिनट के अंदर फिर चला समय चला जाएगा। समझे, बात समझ में आई भाई। ये सबसे ज़रूरी कंसेप्ट है, याद रख लो, ऐसे ही कंप्यूटर काम करते हैं। लेकिन कभी मत ये गलती दिमाग में डाल लेना कि 5,675 रैम में गया, h बराबर लिखा है, फिर लिखा है h बराबर 4,567, तो ये मत सोचना कि 5,675 के ऊपर 4,567 डालता है, बिल्कुल नहीं। याद रखना, रैम में वो अलग जगह रहेगा, वो अलग जगह रहेगा, बस h के पास क्या आएगा, एड्रेस आएगा। और जब h के पास नया एड्रेस आएगा तो पुराना क्या करेगा, छोड़ देगा और नया ले लेगा। यही वजह थी कि जब तुम किसी वेरिएबल को प्रिंट कराते थे तो जो लेटेस्ट वैल्यू था वही देता था ना, क्योंकि उसको लेटेस्ट वैल्यू का एड्रेस उसके पास रहता था, वही देता। अच्छा ये बताओ, इतने लोग हो, लाइन नंबर 23 लिखी है ना, 23 के बाद कोई ऐसा h को प्रिंट करा के कोई ऐसा लिख सकता है कोड कि हम प्रिंट कराएं किसको, h को, लेकिन प्रिंट हो जाए क्या 5,675? नहीं हो सकता भाई। h एक टाइम पे एक ही एड्रेस रखेगा, जब नया मिल जाएगा तो पुराने वाले को क्या कर देगा, छोड़ देगा। अब जब भी प्रिंट कराओगे आगे तो क्या मिलेगा, नया वाला ही मिलेगा, तो पुराना वाला मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। लेकिन रैम में तो 4 बाइट लेके ये भी बैठा है, इसीलिए तुम्हारे इसी जावा में प्रोग्राम जब तुम कोड रन करते हो, पीछे पीछे एक कोड और चलता है जिसका नाम है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा ना, कूड़ा कचरा कलेक्ट करने वाला, उठाने वाला। जानते हो उसका काम क्या है? उसका काम बस यही देखना है ऐसा कौन है जो रैम में बैठा है लेकिन उनका एड्रेस किसी के पास नहीं। भाई देखो, लाइन नंबर 23 चलने के बाद तुम ही बताओ 5,675 का एड्रेस किसके पास है? ना ना ना, लाइन नंबर 23 चलने के बाद पूरी बात तो सुनो, किसके पास है? किसी के पास नहीं। रैम में तो वो भी रह रहा है, लेकिन भाई एच को जब नया एड्रेस मिला तो 4,567 का ले लिया, उसका छोड़ दिया।
अब बताओ इसका एड्रेस किसके पास है? किसी के पास नहीं। तो इसको कोई आगे यूज कर पाएगा? नहीं यूज कर पाएगा। तो रैम में क्यों जगह लेके बैठा है? इसीलिए जावा में पीछे पीछे एक चलता रहता है, कौन? गार्बेज कलेक्टर। उसका काम यही है, बस यही देखना कौन रैम में आ गया, जगह ले लिया, लेकिन उनका एड्रेस किसी के पास। अब देखो वही ऐसे गार्बेज कलेक्टर तो पीछा शुरू से ही किया रहता है। गार्बेज कलेक्टर पीछा शुरू से करता रहता है, लेकिन लाइन नंबर 18 चलेगी, 19 चलेगी, 20 चलेगी, 21 चलेगी, 22 चलेगी, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे ही क्या चल जाएगी? 23, तब कहेगा कि हो 23 चल गई। अब उसको समझ में आएगा कि ये ऐसे हैं जिनका एड्रेस किसी के पास नहीं है। याद रखना, इसको नहीं छेड़ेगा 54,546 को, क्योंकि इसका एड्रेस जी के पास है। लेकिन हम इस लाइन नंबर 27 पे आए और जी बराबर लिख दें क्या? 100। अब क्या होगा? लाइन नंबर 27 के बाद 54,546 भी क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा ना, क्योंकि जी के पास एड्रेस किसका आ जाएगा? 100 का। इसका एड्रेस किसी के पास नहीं बचेगा। लेकिन कब? लाइन नंबर 27 के बाद। लाइन नंबर 27 जैसे ही चलेगी ना, गार्बेज कलेक्टर आएगा, इनका भी कान पकड़ के इनको हटा देगा, कहेगा भैया अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आपका एड्रेस ही नहीं किसी के पास, आप रह के क्या करोगे? कोई बंदा आपको यूज ही नहीं कर सकता तो बेवजह 8 बाइट लेके बैठे हो, 4 बाइट लेके बैठे हो। हाँ सर, वेरिएबल को एड्रेस स्टोर करने के लिए भी मेमोरी यूज करते बिल्कुल चाहिए। वही रैम में होना तो सब कुछ रैम में ही है। तुम्हारी पिक्चर टीवी सब वो कहाँ चल रहा है? उसी रैम में। जावा क्या करता है? आपकी रैम जैसे 8 GB है ना, उसमें से 2 GB काट के निकाल लेता है, और उस 2 GB में भी 2-3 टुकड़ा करता है। एक टुकड़े में रखता है वैल्यू, एक टुकड़े में रखता है क्या? वेरिएबल। टोटल देखें तो वैल्यू का अपना है, स्टोर हो गया और वेरिएबल का कोई तो टोटल बढ़ जाएगा कुल मिला के। हाँ बढ़ जाएगा। तो वेरिएबल का कंसेप्ट ही तो इसीलिए है। लेकिन यूज कितना बढ़ जाता है? वही चीज़ 100 बार यूज करनी है तो अलग अलग बार आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे वेरिएबल यूज करो, आप वो 100 बार यूज होगी। 4 बाइट से ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैल्यू है ना, तुम वेरिएबल के बारे में क्यों सोच रहे हो? वेरिएबल इतनी जगह नहीं लेगा, वैल्यू जगह लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि मेरा नंबर कितना हो सकता है, मेरे अंदर नंबर छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, इनको थोड़ी नहीं जानता है। भाई तुम्हारी मर्जी, 10 डाल दो, 100 डाल दो, 1000 डाल दो, लाख डाल दो, करोड़ डाल दो, ठीक है? तुम्हें उस बारे में नहीं सोचना है, तुमको सिंपली इस बारे में सोचना है कि वैल्यूज रहती है कहाँ? रैम में। और वेरिएबल्स के पास रहता है उनका क्या? एड्रेस। ठीक है?